उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश दौरे पर सीएम धामी एम्स में बाल रोग चिकित्सा विभाग के पीआईसीयू का करेंगे शुभारंभ। 9:45 पर पीआईसीयू का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, कहा सुविधा के अभाव में कोई नहीं रहेगा आधुनिक शिक्षा से वंचित। यूके SSSC सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का हुआ खुलासा। 10-10 लाख में बिका था प्रश्न पत्र। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत साध्वी संजना नंद को बनाया गया महामंडलेश्वर। साधु संतों की मौजूदगी में हुई चादरपोशी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना के मिले 156 नए संक्रमित, एक मरीज की मौत। 907 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। गंगोत्री हाईवे बंद, 2000 यात्री फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ऋषिकेश दौरे पर है सीएम धामी। एम्स में पीआईसीयू का करेंगे शुभारंभ। 9:45 पर पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे। बाल रोग चिकित्सा विभाग के पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। बाल रोग चिकित्सा विभाग के पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी ऋषिकेश दौरे पर है। ऋषिकेश दौरे पर है सीएम धामी, जहां पर वे एम्स में पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे। मेडिकल की सुविधा देते हुए 9:45 बजे पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि ऋषिकेश दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां बाल रोग चिकित्सा विभाग के पीआईसीयू का उद्घाटन करेंगे। ऋषिकेश दौरे पर है सीएम धामी। आपको बता दें कि एम्स में पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। 9:45 पर पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि ऋषिकेश दौरे पर है सीएम धामी, जहां बाल रोग चिकित्सा विभाग के पीआईसीयू का शुभारंभ करेंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां ऋषिकेश दौरे पर सीएम धामी। - 9:45 बजे पीआईसीयू का करेंगे। बाल रोग चिकित्सा विभाग के पीआईसीयू का करेंगे शुभारंभ। खबर डोईवाला से है, जहां पर ग्रामीण बदबूदार दूषित पानी पीने को मजबूर। ग्रामीणों ने कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से की शिकायत। नाले में आ रहा गंदा पानी दिखाया। शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं ली कोई भी सुध। ग्रामीणों ने गंदे पानी का वीडियो जारी कर कार्रवाई की करी मांग। व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो करेंगे आंदोलन, ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है। जल संस्थान पर लगाया उपेक्षा का आरोप। ग्रामीण बदबूदार दूषित पानी पीने को मजबूर। ग्रामीणों ने गंदे पानी का वीडियो जारी कर कार्रवाई की करी है मांग। व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो करेंगे आंदोलन। ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है कि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आंदोलन करने की बात कही जा रही है। जल संस्थान पर लगाया है उपेक्षा का आरोप। गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। आपने तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों के द्वारा कहा जा रहा कि अगर नहीं हुई कार्रवाई तो आंदोलन करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि नालों में आ रहा है गंदा पानी दिखाया। शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने नहीं ली कोई भी सुध। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर पौड़ी गढ़वाल जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। NH 534 पर दुगड्डा के एंता बैंड के पास दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया। चौबटा खाल के गांव धरासू पोस्ट ऑफिस निवासी 24 वर्षीय हेमेंद्र चौहान और 32 वर्षीय कमल चौहान गांव से बाइक में सवार होकर देहरादून जा रहे थे। तभी अचानक दुगड्डा के एंता बैंड के पास लगभग एक
1:30 बजे गुलदार ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों के पैर पे हमला होने के बाद कारण घायल अवस्था में भी हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेज गति से लेकर भागे, जिससे उनकी जान बच सकी। कोटद्वार के बेस अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। गाँव धरासू हमारा गांव है। धरासू से आ रहे थे हम, देहरादून जा रहे थे पूजन में। तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में तो वहाँ पे लगिया। हम बाइक में थे, हम 2 लड़के। तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। खबर खटीमा से है, जहां पर भारत नेपाल सीमा से लगे सीमांत खटीमा में स्कूल के बच्चों से भरी मारुति वैन की टक्कर से हुई टक्कर। ट्रक से हुई टक्कर के बाद बच्चों से भरी वैन में कुछ स्कूली बच्चों को मामूली चोट आई है, तो वही मामले में स्थानीय पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया कि मानकों को ताक पर ओवरलोड कर छोटे बच्चों को भर स्कूल को ढोने वाली मारुति वैन पर परिवहन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ये बच्चों को भरी हुई वैन में एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बच्चे बार बच गए। भगवान का आभार है कि ये बच्चे सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग को इन गाड़ियों के बारे में भी विचार करना चाहिए कि एक बच्चे जो है क्या मानकों के अनुसार ढोए जा रहे हैं, और अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हुए अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना चाहिए। खबर पौड़ी से है, जहां पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में पहाड़ी उत्पादों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने ब्रेन रॉक कंपनी के सीईओ को निर्देश दिए कि बुनियादी स्तर पर आवश्यक तैयारी पूर्ण की जाए। किसी एक उत्पाद के क्रय विक्रय का मॉडल तैयार कर उसके परिणाम जो आएंगे उसे 20 दिन में प्रस्तुत करें, जिससे बेहतर परीक्षा परिणाम आने पर अन्य उत्पादों की भी उनमें शामिल किया जा सके। वहीं डीएम ने कहा कि वर्तमान में कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्रामीण उत्पादों की सामग्री को विक्रय किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है उसके लिए ई मार्केटिंग का उपयोग किया जाए। में कई सारे स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत हैं और कई सारे विभागों में भी जो है ग्रामीण स्तर से सामग्री क्रय की जाती है और उसके बाद उसका प्रक्रिया किया जाता है। तो वर्तमान में कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इन ग्रामीण उत्पादकों का सामग्री को या प्रोडक्ट को राज्य स्तर पर या जनपद के बाहर किसी व्यवसायिक को उपलब्ध कराने का कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं था, जो कि आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हर जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है। हमने आज की बैठक में एक संस्था से इसके बारे में एक मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपना एक मॉडल तैयार करेंगे और इसमें उनके सुझाव भी होंगे। और जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, अन्य जनपद में भी हो सकते हैं, किसी अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, उनको ट्रेनिंग या उनके साथ में वर्कशॉप या उनके साथ चर्चा, ऐसे विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ में उनका लर्निंग को, उनकी जो उन्होंने सीखा है अपनी। खबर चमोली से है, जहां पर हिमालय की आराध्य देवी मां नंदा देवी की लोक जात यात्रा 2022 हर्षोल्लास के साथ कुछ दिनों पूर्व शुरू हो गई है। मां नंदा देवी की दशौली व बगाड़ की डोलिया विधि व पूजा अर्चना के बाद कैलाश के लिए रवाना हो गई। हजारों नम आंखों ने अपनी लाडली नंदा को ससुराल कैलाश के लिए विदा किया। अब 6 माह राज राजेश्वरी नंदा देवी अपने ननिहाल देवराड़ा गांव में विराजमान होंगी। घाट विकासखंड स्थित सिद्धपीठ कुरड़ मंदिर नंदा धाम नंदा के मायके से मां नंदा देवी की डोलिया नंदा देवी के ससुराल कैलाश के लिए विदा हुई। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने 22 अगस्त को हुए चुनाव में गठित टीम को फर्जी बताते हुए उन लोगों के बहिष्कार का ऐलान किया है। आरोप लगाया है कि कुछ लोग परशुराम भवन पर कब्जा करना चाहते हैं। भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि उन्हें 12 संरक्षकों द्वारा अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उसके बाद भी सुरेश शर्मा अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं।
अब कुछ षड्यंत्रकारियों ने एक बार फिर से सुरेश शर्मा को अध्यक्ष बनाने के साथ ही कुछ अन्य लोगों को फर्जी बैठक कर पदाधिकारी नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से लेकर चुनाव अधिकारी अब तक फर्जी थे और कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए छात्रों को बुलाया गया था, जो कि समाज के नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सभासद जेपी शर्मा ने इसका षड्यंत्र रचा। यह लोग परशुराम भवन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका मैं 1 साल पहले समाज ने अध्यक्ष बनाया था। उसकी एक अहम बैठक थी, क्योंकि 22 तारीख को परशुराम भवन पर तथाकथित अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा द्वारा एक फर्जी बैठक बुलाई गई और उसमें एक फर्जी व्यक्ति है सुधीर शर्मा, उसे अध्यक्ष बनाया गया। उसकी अध्यक्षता में चुनाव की घोषणा की गई और फर्जी तरीके से वासुदेव पंत को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। और हड़बड़ी में सुरेश चंद्र शर्मा, जिसपे समाज के द्वारा खासकर जो हमारे संरक्षक थे जेपी शर्मा जी, जिन्हें लोग समाज की विषम पिता कहते हैं। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर क्षेत्र के तांसीपुर गांव में वृद्ध महिला की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वृद्ध महिला अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली रहती थी। हत्या के वक्त मृतक महिला की बेटी घर से बाहर गई हुई थी। बेटी ने घर वापस आकर देखा तो वृद्ध महिला का शव लहूलुहान फर्श पर पड़ा मिला। महिला की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाने में जुट गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर शव को पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ मंगलौर पंकज कुमार गैरोला ने बताया कि वृद्ध महिला 80 वर्ष के लगभग है और अकेले घर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। अज्ञात द्वारा महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जो है व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई कि तासीपुर गांव में एक लीलावती नाम की वृद्ध महिला है, उसका शव उसके घर में पड़ा हुआ है। इस पर यहाँ पुलिस आई, उसकी महिला के शव को जो है उसका निरीक्षण कर उसको पंचायतनामे के लिए भेजा जा रहा है। इसके जो है किसी धारदार हथियार से हत्या होने का प्राइमा फेसी उसमें जानकारी मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 30% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के 30% आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सरकार व लोक सेवा आयोग से 7 अक्टूबर तक जवाब पेश करने का कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो आयोग की परीक्षा से बाहर हो गए। उन्होंने सरकार के 2001 और 2006 के आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश को चुनौती दी है। रिजर्वेशन की प्रक्रिया में ये प्रोवाइडेड किया गया था, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो विमेन के लिए इंटाइटल्ड रहते हैं, उत्तराखंड स्टेट में ये प्रोवाइडेड था कि 2001 और 2006 के जीओ के मुताबिक ये रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो उत्तराखंड के आदिवासी हैं, यानी उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं। हमने इसी एस्पेक्ट को चैलेंज किया, ये कहते हुए कि ये आर्टिकल 16(1) और 16(2) उसके डायरेक्टली वायलेशन में है। आर्टिकल 16(1) ये कहता है कि किसी भी आदमी पे इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। 16(2) इसके बाद स्पेसिफिकली ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। हमारा इस पिटीशन में ये कहना था कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इन सो फार एज इट रिस्ट्रिक्ट्स रिजर्वेशन ओनली टू दोज हु आर रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड, इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 16(2). हमारा ये भी कहना था कि ये जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, ये बिना किसी रिसर्च, बिना किसी इंपेरिकल डेटा के बेसिस पे है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सुनने के बाद प्राइमा फेसी अपना व्यू एक्सप्रेस किया है और कोर्ट ने कहा है प्राइमा फेसी ये जो प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन है इन सो फार एज रिजर्वेशन उत्तराखंड के आदिवासी को, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। कोर्ट ने अभी सरकार से कहा है कि आप जवाब फाइल करिए एंड पिटिशन को 7 और अभी के लिए जो भी पिटिशनर्स कोर्ट के सामने आए थे उनको एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट DDD इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिंदल ग्रुप सोसाइटी द्वारा इंटरनेशनल स्कूल बनाने के लिए नैनीसार में जमीन आवंटन के मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व निर्माण पर लगी रोक को हटाते हुए कार्यदायी संस्था को स्कूल निर्माण करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवतार सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस स्कूल के बनने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और PC तिवारी की ओर से नवंबर 2015 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि रानीखेत तहसील के तहत ग्राम नैनीसार में राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2015 को जिंदल ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी को 353 नाली भूमि आवंटित की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से ग्राम नैनीसार की भूमि के आवंटन को इस आधार पर चुनौती दे दी गई है। सर का मामला जहाँ तक है, जिंदल ग्रुप की एजुकेशनल सोसाइटी ने ज़मीन के लिए अप्लाई किया था कि सरकार से कहा था कि हम यहाँ इंटरनेशनल बैकलॉरेट की एक कोएड स्कूल बनाएंगे, बहुत अच्छा, जो कि इस देश में सिर्फ 11 हैं करीब। बहुत हाई स्टैंडर्ड का एक कोएड स्कूल बनाने की उन मंशा से वो सरकार के पास गए थे और सरकार ने बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन के साथ उसमें उसको अलाउ कर दिया था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर दिया था। वो ज़मीन जो है 93D की ज़मीन है, वो मतलब एक बंजर सरकारी ज़मीन है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली कोई जंगल नहीं, कुछ नहीं। तो सरकार को इतनी पावर थी, सरकार ने प्रांत के हित में, और सरकार ने ये भी कहा था कि भाई तुम यहाँ 70% यहाँ के लोगों को रोज़गार दोगे और 30% जो एडमिशन होंगे पहाड़ के लोगों के होंगे, 10% उस इलाके के लोगों के होंगे। तो बहुत अच्छा स्कीम था। हरिद्वार के एक नागरिक हैं ईश्वर चंद वर्मा, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई। उनका ये कहना था कि साहब हरिद्वार में एक मशीन है जो विद्युत सौदागर, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये मशीन ये लगाया गया था कोविड काल में। उनका कहना था कि साहब कोविड से मरे हुए लोगों की डेड बॉडियाँ मशीन में जलनी चाहिए विद्युत सौदागर में। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधा उत्तराखंड के हर जिले में होनी चाहिए। उनका कहना था जनहित याचिका के द्वारा कि एक तो इससे पैसे बचते हैं आदमी के, विद्युत सौदागर में एक डेड बॉडी जलने में लगभग 500 रुपये लगता है, वहीं ट्रेडिशनल तरीके से जलाने में लगभग 3000 रुपये लगते हैं। दूसरा, पेड़ों की बचत, पोल्यूशन से बचत, नदी का पानी गंदा नहीं होगा, धुआं से एटमॉस्फेयर गंदा नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो इस याचिका में सरकार से जवाब आया कई जिलाधिकारियों ने, उन्होंने कहा साहब हमारे पास फंड की कमी है इन मशीनों को लगाने के लिए। तो आज अदालत ने उसमें संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा कि वो इसमें कार्रवाई करे। 6 महीने के अंदर उत्तराखंड की समस्त नगर पालिका सीमाओं में कम से कम एक विद्युत या गैस सौदागर स्थापित होना चाहिए। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।